Hello everyone, hope you all are doing good. So we were discussing the marathon session on irrigation engineering. मैराथन चल रहा था हमारा इरिगेशन इंजीनियरिंग के ऊपर। कंप्लीट होने वाला है हमारा सब्जेक्ट पूरा ये। इससे पहले भी काफ़ी टॉपिक्स मैंने करा दिए हैं आपके। इट इज़ हेल्पफुल फॉर ऑलमोस्ट ऑल द एग्जामिनेशन। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है। मेरी जितनी भी फ्री क्लासेस हैं, वॉट एवर माई फ्री क्लासेज आर अवेलेबल, उन सबको क्लब किया हुआ है। यू कैन अवेल दोज फ्री क्लासेस बाय स्कैनिंग दिस कोड। आप उन फ्री क्लासेस को अवेल कर सकते हैं। इस कोड को स्कैन करके मेरी सारी क्लासेस एक्सेस हो जाएंगी। ऑल द क्लासेस विल बी एक्सेस्ड। Then on GATE and ESE, 20% ऑफ इज being available, जो ऑफर वैलिड है सिर्फ 22 से लेकर 26 अगस्त के बीच पे। दैट इज वैलिड ओनली फॉर 22 टू 26 ऑफ अगस्त। देन अनअकैडमी लाइट पे डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम भी एक्टिवेट कर दिया गया, इन विच यू विल बी गेटिंग टेस्ट सीरीज एंड प्रिंटेड नोट्स फॉर गेट एंड ESE। देन अनअकैडमी लाइट के ऊपर जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, इसके ऊपर भी 20% ऑफ है। यू कैन अवेल दैट एट मिनिमल कॉस्ट ऑल्सो। Then at your next combat is on 28th of August. आपका अगला combat 28 अगस्त को है। It is a scholarship test series. इसमें जो भी scholarship मिलती है उसको आप यूज़ कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन अवेल करने के लिए। Up to 90% of the scholarship can be availed from it. Then your GATE exam is less than 6 months away. 6 महीने बचे हैं आपके GATE exam में। तो जो भी benefits है आइकॉनिक के आप उठा सकते हैं at a minimal price. Then आपका next जो बैच लॉन्च हो रहा है 25 अगस्त को हो रहा है। The next batch launch is on 25th of August. The topic which is starting is structure analysis. जो topic आपका start हो रहा है वो हमारे structure analysis है। Then iconically test series भी activate कर दी है। 5 टेस्ट है हर ब्रांच के अंदर। 140 क्वेश्चन है टोटल हर ब्रांच में। Then नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है आपके लिए। नो कॉस्ट EMI इज अवेलेबल, तो आप अपने सब्सक्रिप्शन के ऊपर इसको भी अवेल कर सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे किसकी? रिवर ट्रेनिंग वर्क्स की। सो द लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे डाइवर्जन नेटवर्क की। टुडेस क्लास विल बी टॉकिंग अबाउट डाइवर्जन नेटवर्क। नाम में लिखा हुआ है वैसे तो, इट इज बीइंग मेंशन्ड इन द नेम, बट स्टिल डिस्कशन तो करना ही हमें। क्या होता है डाइवर्जन नेटवर्क? व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज डाइवर्जन नेटवर्क? द वर्क विच आर कंस्ट्रक्टेड एट द हेड ऑफ द कैनाल। वो कंस्ट्रक्शन जो हम कैनाल के हेड पे बनाते हैं, क्यों? इन ऑर्डर टू डाइवर्ट द रिवर वाटर टूवर्ड्स द कैनाल, ताकि हम रिवर वाटर को डाइवर्ट कर पाए किसके अंदर? ताकि हम रिवर वाटर को डाइवर्ट कर पाए किसके अंदर? कैनाल के अंदर। एंड टू इंश्योर दैट सिल्ट फ्री कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर इज देयर। ये इंश्योर करने के लिए कि हमें कैसे पानी मिल रहा है? सिल्ट फ्री पानी मिल रहा है। मोर ओवर मिनिमम हेड शुड ऑल्सो बी देयर इन द कैनाल। ये जो भी पानी मिल रहा है वो हमें मिनिमम हेड के ऊपर मिल रहा है। वॉट एवर वाटर इज अवेलेबल, दिस शुड बी अवेलेबल एट अ मिनिमम हेड। इसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? डाइवर्जन हेड वर्क बोलते हैं। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज डाइवर्जन नेटवर्क। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्या होता है डाइवर्जन नेटवर्क? The work which is constructed at the head of the canal in order to divert the river water towards the canal so as to ensure regulated silt-free continuous supply of water. तो silt free होना चाहिए, continuous supply होनी चाहिए पानी की with a certain minimum head into the canal. This is termed as diversion network, जो आपके सामने बना हुआ है। Few examples of the diversion network, अगर कुछ example दूँ diversion network का, जैसे वेयर है और बैराज है। ये हमारे example हैं किसके? डाइवर्जन नेटवर्क के। these are the examples of diversion network. वेयर भी हो सकता है और बैराज भी हो सकता है। अच्छा, वेयर और बैराज में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड बैराज? ये मैंने आपको टेबल के फॉर्म में दिखाया है, सबसे अच्छा तरीका है समझने का। वेयर के अंदर जो मेजर पॉन्डिंग इज अचीव्ड फ्रॉम द रेज्ड क्रेस्ट, इसकी जो क्रेस्ट है वो रेज्ड है, इसकी वजह से मेजर पॉन्डिंग आती है। सो मेजर पॉन्डिंग, लेट सपोज जो पीछे पानी स्टैंड कर गया, तो मेजर पॉन्डिंग इन द केस ऑफ द वेयर इज बिकॉज ऑफ द रेज्ड क्रेस्ट। बैराज में जो मेजर पॉन्डिंग आती है अचीव्ड फ्रॉम गेट और शटर। तो दिख रहा है यहाँ पे गेट और शटर की वजह से पॉन्डिंग बहुत कम है। यहाँ पे गेट और शटर की वजह से पॉन्डिंग ज़्यादा है, रेज्ड क्रेस्ट की वजह से कम है। तो पहला डिफरेंस तो यही निकल के आता है। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस व्हिच कम्स इनटू द पिक्चर। तो पहला डिफरेंस हमारा ये निकल के आता है। नेक्स्ट, वेयर कैन नॉट बी यूज एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आप वेयर को ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स की तरह यूज नहीं कर सकते, बट बराज कैन बी यूज एज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बराज को। वेयर को यूज नहीं कर सकते एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट, वेयर सस्ता होता है पर यहाँ पे कंट्रोल नहीं होता हमारा। बैराज कॉस्टली होता है पर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल मतलब यहाँ पे रेगुलेशंस लगा सकते हैं फ्लो के ऊपर। नेक्स्ट, अगर कभी फ्लड आता है तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा। अगर कभी फ्लड आएगा, आपने क्या किया, इसके पीछे पानी को रोका हुआ है, फ्लड आएगा पानी का लेवल बढ़ जाएगा। तो जो पानी के लेवल में राइज होता है उसको बोलते हैं एफ्लक्स। तो विच इज कॉज्ड ड्यूरिंग फ्लड इज वेरी हाई। तो वेयर के अंदर जो एफ्लक्स होती है वो ज़्यादा होती है।
बैराज के अंदर जो एफ्लक्स निकल के आती है वो कंपेरेटिवली कम निकल के आती है। एफ्लक्स कॉज्ड ड्यूरिंग द फ्लड इज वेरी लेस। तो ये कुछ मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस निकल के आए हमारे वेयर और बैराज के अंदर। ये कुछ मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस निकल के आए हमारे वेयर और बैराज के अंदर। क्लियर है? दिस इज द मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। अब आगे बढ़ते हैं। एक जनरल लेआउट दिखा रखा है आपको डाइवर्जन हेडवर्क का। दिस इज द जनरल लेआउट ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क एंड इट्स कंपोनेंट। क्या है व्यू? ये हमारी प्लान है, यानी ऊपर से देख रहे हो आप। ये पीछे से हमारी रिवर आ रही है, दिस इज अवर रिवर। तो ये रिवर दिखा दी आपको। तो देखो एक जनरल लेआउट में कौन कौन से कंपोनेंट दिख रहे हैं। देखो मार्जिनल एम्बैंकमेंट, मार्जिनल एम्बैंकमेंट, देन गाइड बैंक। लास्ट क्लास में बताया था गाइड बैंक। अगर आपको कोई इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन करनी है तो आप गाइड बैंक की मदद से रिवर की विड्थ को घटा देते हो। यू रिड्यूस द विड्थ ऑफ द रिवर। क्यों घटाते हैं? ताकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या हो जाए, ताकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम हो जाए, इट इज रिड्यूस्ड। तो ये हमारे गाइड बैंक है। दिस इज अवर वेयर, ये हमारा वेयर है जो मैंने रेड कलर से शेड करके दिखाया है। दिस इज अवर वेयर। वेयर के साथ भी और भी बहुत सारी चीजें, डिवाइड वॉल है, फिश लैडर है। डिवाइड वॉल के एक तरफ पे आपको मिलेगी अंडर स्लुइस, दूसरी तरफ पे मिलेगी वेयर प्रॉपर, और कैनाल हेड रेगुलेटर जो मैंने दोबारा रेड कलर से शेड करके दिखाया। ये हमारे अलग अलग कंपोनेंट है किसके? डाइवर्जन नेटवर्क के। तो मार्जिनल एम्बैंकमेंट है, गाइड बैंक है, कैनाल हेड रेगुलेटर है, डिवाइड वॉल है, फिश लैडर है, अंडर स्लुइस है और वेयर प्रॉपर है। ऑल दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ हेडवर्क। ये सारे कंपोनेंट्स निकल के आते हैं हमारे किसके? हेडवर्क के। सो दीज आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द हेडवर्क इनटू द पिक्चर। तो हमारे जो अलग अलग सारा एक साथ मिटा दिया। एक एक करके सारे कंपोनेंट्स की बात करेंगे, वन बाय वन आई विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल द कंपोनेंट्स। एक एक करके उठाते हैं। देखो पहले तो नाम लिखे हुए। सो डाइवर्जन हेडवर्क जनरली कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स: वेयर प्रॉपर, अंडर स्लुइस, डिवाइड वॉल, रिवर ट्रेनिंग वर्क जैसे गाइड बैंक, मार्जिनल एम्बैंकमेंट, फिश लैडर था, कैनाल हेड रेगुलेटर था, सिल्ट रेगुलेटर था। सिल्ट रेगुलेटर पीछे डायग्राम में नहीं दिख रही थी, वो मैं लास्ट में बता दूंगा आपको। अब एक एक करके उठाते हैं। पहला है वेयर प्रॉपर। देखो वेयर प्रॉपर, ये ना सेक्शन ए, वेयर प्रॉपर, यानी डिवाइड वॉल के एक तरफ, यानी कैनाल के अपोजिट साइड पे, जिस तरफ कैनाल है वहां पर नहीं, उसके अपोजिट साइड पे आपको वेयर प्रॉपर मिलेगी। वेयर प्रॉपर मतलब नॉर्मल वेयर पोर्शन। तो ये हमारा नॉर्मल वेयर पोर्शन होता है, दिख रहा है आपको? सेक्शन ए था, ये हमारी नॉर्मल वेयर बनी हुई है। ये क्रेस्ट है, क्रेस्ट लेवल, वेयर की वॉल बनी हुई है, ये इसके ऊपर शटर लगा हुआ है। अब होता क्या है वेयर प्रॉपर? इट इज रेज्ड परमानेंट स्ट्रक्चर विद और विदाउट दी शटर। शटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये रेज्ड परमानेंट क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है, विच इज लेड अक्रॉस दी विड्थ ऑफ द रिवर, which is laid across the width of the river to divert the water into the canal। इसका काम क्या होता है? पानी को डाइवर्ट कर देना कैनाल के अंदर। तो ये हमारा वेयर प्रॉपर निकल के आ गया। नेक्स्ट अंडर स्लुइस। ये देखो अंडर स्लुइस पीछे डायग्राम में, ये हमारी अंडर स्लुइस है। ये वेयर प्रॉपर था, ये हमारी अंडर स्लुइस है। तो जिस तरफ कैनाल है उसी तरफ हमने क्या बना रखी है? अंडर स्लुइस बना रखी है स्लुइस ही, कहने का मतलब है हमारी वेयर ही, पर इसको अंडर स्लुइस क्यों बोला जाता है? इस बात को समझने के लिए सारे पॉइंट समझने पड़ते हैं। वी हैव टू एनालाइज ऑल दी पॉइंट्स। देखो जहां से पानी कैनाल के अंदर जा रहा है वहां पर मुझे टर्बुलेंस कम चाहिए। तो जहां से पानी कैनाल के अंदर जा रहा है वहां पर मुझे टर्बुलेंस कंपैरेटिवली कम चाहिए। सो व्हाट आई विल से, अ कंपैरेटिवली लेस टर्बुलेंस ऑफ वाटर इज क्रिएटेड नियर द कैनाल हेड रेगुलेटर बाय कंस्ट्रक्टिंग अंडर स्लुइस पोर्शन ऑफ द वेयर। तो जहां पर हमें कैनाल के थ्रू पानी लेके जाना है वहां पे मैंने टर्बुलेंस को घटाया। कैसे? बाय क्रिएटिंग व्हाट? अंडर स्लुइस पोर्शन। अब ये सेपरेट कैसे करते हो इन दोनों को, अंडर स्लुइस को या वेयर प्रॉपर को? विद द हेल्प ऑफ द डिवाइड वॉल। सो अ डिवाइड वॉल सेपरेट्स द मेन वेयर पोर्शन फ्रॉम द अंडर स्लुइस। डिवाइड वॉल दोनों को सेपरेट कर रही थी, ये बात भी समझ में आती है। मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन, the crest of the undersluice portion of the weir is kept at a lower level than the crest of the normal portion of the weir। तो अगर ये हमारी क्रेस्ट है अंडर स्लुइस की, ये हमारी क्रेस्ट होगी वेयर प्रॉपर की, बीच में क्या आएगी? डिवाइड वॉल। अब ये मैंने क्या बना के दिखाया आपको? ये मैंने आपको बना के दिखाया है क्रॉस सेक्शन। दिस इज द क्रॉस सेक्शन व्हिच इज बीइंग शोन टू यू। तो जो क्रेस्ट है, क्रेस्ट मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट है, यही था हमारा अंडर स्लुइस। और ये क्या थी हमारी? ये थी हमारी वेयर प्रॉपर। तो जो क्रेस्ट है हमारे अंडर स्लुइस का वो नीचे रखा जाता है। कितना नीचे रखा जाता है भी आगे बता दूंगा। तो अंडर स्लुइस की क्रेस्ट कंपैरेटिवली नीचे होती है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, normally the crest level of the undersluice is kept equal to the deepest bed level of the river during non monsoon season।
तो नॉन मॉनसून सीजन के टाइम पे जो डीपेस्ट बेड लेवल होता है रिवर का, उसके बराबर रखी जाती है क्रेस्ट वाली, किसकी, अंडर स्लूइस की। So the crest of the undersluice is kept equal to the deepest bed level of the river during non-monsoon season, whereas the crest level of the weir is kept higher than 1 to 1.5 मीटर। तो ये इससे 1 से 1.5 मीटर ऊपर रखा जाता है। तो जो मेरा अंडर स्लूइस है, इसकी क्रेस्ट किसके बराबर होगी, रिवर बेड के डीपेस्ट लेवल के बराबर होगी। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, द क्रेस्ट लेवल ऑफ द हेड रेगुलेटर इज ऑल्सो केप्ट हायर देन द क्रेस्ट लेवल ऑफ द अंडर स्लूइस। अब ये क्रॉस सेक्शन है, आपको यहाँ पर कहीं पर क्रेस्ट मिलेगा किसका, हेड रेगुलेटर का। तो कैनाल का जो हेड रेगुलेटर है, यहाँ से कैनाल में पानी जा रहा है, तो जो हमारा क्रेस्ट लेवल होता है हेड रेगुलेटर का, उसको भी ऊपर रखा जाता है देन द क्रेस्ट लेवल ऑफ द अंडर स्लूइस, इस वजह से कि इसके अंदर जो पानी जाए उसमें सिल्ट प्रेजेंट नहीं हो। सो इट विल परमिट ओनली सिल्ट फ्री वाटर इनटू द कैनाल। सिल्ट सारी कहाँ जमा हो जाएगी, यहीं पर जमा हो जाएगी। तो मैंने सिल्ट को जमा होते हुए दिखा दिया। तो ये हमारा दूसरा कंपोनेंट था वेयर का, दिस वाज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द वेयर। क्लियर है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये फिर से बना के दिखा दिया आपको। देखो, क्रेस्ट लेवल ऑफ दी कैनाल हेड रेगुलेटर, क्रेस्ट लेवल ऑफ दी अंडर स्लूइस, और ये हमारा क्रेस्ट लेवल है किसका, वेयर प्रॉपर का, और बीच में डिवाइड वॉल बना के दिखाई हुई है। सो इन बिटवीन दी टू डिवाइड वॉल इज बीइंग शोन, दोनों के बीच में डिवाइड वॉल भी दिख रही है आपको। क्लियर है, चलो समझ में आ गया। ये आपको रियल पिक्चर भी दिखा रखी है, दिस इज द रियल पिक्चर विच इज आल्सो बीइंग शोन टू यू। तो ये रियल पिक्चर देख लो। तो ये वियर बना के दिखाया। अब ये जूम्ड आउट पिक्चर है, पिक्चर वो आनी चाहिए थी जिसमें आपको सारे कंपोनेंट दिखे, पर आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि वियर कैसा दिखता है, हाउ द वियर अपीयर्स। तो ये परमानेंट रेज्ड क्रेस्ट होती है इसकी वियर की, दिस इज टर्म्ड एज वियर। चलो नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है हमारा, डिवाइड वॉल। द नेक्स्ट ऑफ द कंपोनेंट इज टर्म्ड एज डिवाइड वॉल। अब डिवाइड वॉल क्या होती है, इट इज अ मेसनरी और कॉन्क्रीट वॉल। ये मेसनरी भी हो सकती है, कॉन्क्रीट की वॉल भी हो सकती है। इट इज कंस्ट्रक्टेड एट द राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ द वियर। ये हमारी वियर थी, इसके राइट एंगल पे बनी हुई थी। So it is masonry or concrete wall which is constructed at the right angle to the axis of the weir and separate the weir proper from the under sluice। ये हमारा weir proper है, ये हमारी under sluice है, दोनों को separate करती है हमारी divide wall। क्लियर है। नेक्स्ट, ये एक्सटेंड करती है कहाँ तक, इट एक्सटेंड्स ऑन द अपस्ट्रीम साइड बियॉन्ड द बिगनिंग ऑफ द कैनाल हेड रेगुलेटर। ये हमारा कैनाल हेड रेगुलेटर है, इसके भी अपस्ट्रीम साइड पे एक्सटेंड करती है। सो इट एक्सटेंड्स ऑन द अपस्ट्रीम साइड बियॉन्ड द बिगनिंग ऑफ द कैनाल हेड रेगुलेटर। On the downstream side, it extends beyond the end of the loose protection of the undersluice। ये जो अंडरस्लुइस की प्रोटेक्शन होती है, इसके भी आगे एक्सटेंड कर जाती है हमारी डिवाइड वॉल। इसका मेन फंक्शन क्या होता है डिवाइड वॉल का, पीछे बताया था। इट सेपरेट द अंडरस्लुइस फ्रॉम द वेयर प्रॉपर। इट सेपरेट्स द अंडरस्लुइस फ्रॉम द वेयर प्रॉपर। इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग कंपैरेटिवली लेस टर्बुलेंट पॉकेट नियर द कैनाल। तो ये कैनाल में पानी जा रहा है, तो इसमें कम टर्बुलेंस जनरेट करने के लिए हमने डिवाइड वॉल प्रोवाइड करी। तो ये हेल्प करती है कि कैनाल के पास टर्बुलेंस कम जनरेट हो ताकि सिल्ट अंदर नहीं जाए। नेक्स्ट, इट कीप्स द क्रॉस करंट अवे फ्रॉम द वियर। जो भी क्रॉस करंट होते हैं, पानी फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, दिस इज हाउ द वाटर इज फ्लोइंग इन द वियर, तो ये क्रॉस करंट नहीं होने देता फ्लो। सो इट कीप्स द क्रॉस करंट अवे फ्रॉम द वियर। तो ये फंक्शन होता है हमारे डिवाइड वॉल का, दिस इज द फंक्शन ऑफ द डिवाइड वॉल। क्लियर है, चलो क्लियर है। देख लो अब डिवाइड वॉल भी आ गई निकल के, यू कैन सी द डिवाइड वॉल। तो ये क्या है हमारी
ये हमारा वियर प्रॉपर, ये अंडर स्लुइस, ये डिवाइड वॉल, ये पूरी डिवाइड वॉल दिख रही है, और ये फिश लैडर, दिस इज द फिश लैडर व्हिच इज बीइंग शोन। ये हमारी फिश लैडर है। तो सारी चीजें दिख रही है आपको इस डायग्राम के अंदर, ऑल दी पॉइंट्स कैन बी सीन इन दिस डायग्राम। क्लियर है? चले आगे। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट और क्या था हमारे पास कंपोनेंट, रिवर ट्रेनिंग वर्क। क्या क्या था रिवर ट्रेनिंग वर्क के अंदर, गाइड बैंक। ये हमारी गाइड बैंक्स बनी हुई थी जो रिवर की विड्थ को घटाने में काम करती है, ताकि हम इसके ऊपर क्या बना पाए, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन बना पाए, जैसे हमारा वेयर। फिर क्या था, मार्जिनल एम्बैंकमेंट था, वो पीछे दिखाया था मैंने आपको, मार्जिनल एम्बैंकमेंट ये रहा, ये रही हमारी मार्जिनल एम्बैंकमेंट। तो मार्जिनल एम्बैंकमेंट भी होती है। नेक्स्ट गायरॉन्स, ये रहा गायरॉन, रिपेलिंग गायरॉन है ये। तो कैनाल के कहाँ बनाया जाता है, अपस्ट्रीम साइड में बनाई जाती है रिपेलिंग गायरॉन, ताकि ये फ्लो को क्या करे, डाइवर्ट कर दे, ताकि ये हमारे फ्लो को डाइवर्ट कर दे, ताकि टर्बुलेंस कम हो जाए कैनाल के पास, इरोजन कम हो जाए कैनाल के पास, इरोजन इज रिड्यूस अलोंग द कैनाल। तो ये भी कंपोनेंट है किसका, डाइवर्जन नेटवर्क का। दिस इज आल्सो द कंपोनेंट ऑफ द डाइवर्जन नेटवर्क। एक आयरन दिखा रखी है आपको, दिस इज आयरन। पानी के फ्लो को क्या कर देती है, सेपरेट आउट कर देती है, ताकि हमारे बैंक की इरोजन नहीं हो। बैंक की इरोजन को बचाने के लिए स्टोन पिचिंग भी कर रखी है, तो वो चीज़ भी दिख रही है आपको, यू कैन ऑब्जर्व स्टोन पिचिंग इज देयर। नेक्स्ट, ये भी गायरॉन्स दिखा रखे हैं आपको, दीज आर द गायरॉन्स व्हिच आर बीइंग शोन टू यू। सवाल आ गया, इसके ऊपर सवाल देख लेते हैं। गाइड बैंक्स आर प्रोवाइडेड इन द रिवर। गाइड बैंक देते हैं, क्यों, इंक्रीज द डेप्थ ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर, नहीं। डिक्रीज द वेलोसिटी, नहीं। चैनलाइज द फ्लो ऑफ द वाटर, सही बात है। रिड्यूस द पीक फ्लो, सो आंसर इज सी। ये हमारे फ्लो को चैनलाइज करा देती है, सो पर्पस इज टू चैनलाइज द फ्लो ऑफ द वाटर इन द रिवर, सही बात है। पानी के फ्लो को चैनलाइज कराने में हेल्प करती है हमारी गाइड बैंक्स। तो ये तो फंक्शन आ गया गाइड बैंक्स का। द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ गायरोन, expand the river channel to improve its depth, encourage meandering, train the flow along a certain course, reduce the silting of the, तो ये गलत है, ये सही है। ट्रेन दी फ्लो अलोंग अ सर्टन कोर्स, फ्लो हमारा एक ही पर्टिकुलर कोर्स के अलोंग हो, उसके लिए हम गायरोन्स बनाते हैं, फॉर दैट दी गायरोन्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड। क्लियर है? क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज फिश लेडर। पीछे दिखाई थी आपको, भी रियल पिक्चर भी दिखा दूंगा इसकी मैं। अब फिश लेडर नाम में लिखा हुआ मछलियों की सिड्डी है। अब क्यों जरूरत पड़ती है इसकी, now generally the rivers are inhabited by several types of migratory fishes। रिवर के अंदर बहुत सारी माइग्रेटरी फिशेज होती हैं जो रिवर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रेवल करती हैं एक पर्टिकुलर सीजन में। सो व्हेन दीज फिशेज मूव फ्रॉम डाउनस्ट्रीम टू अपस्ट्रीम, जब नीचे आ रही होती है फिशेज तब तो पानी के साथ फ्लो करके आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब ये फिश नीचे से ऊपर जा रही होती है, इसको क्या करना पड़ेगा, दे टू रेजिस्ट दी वाटर करंट। आपने तो वेयर बना दिया, पानी का फ्लो बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, तो उस प्रेशर को वो ओवरकम ही नहीं कर पाती। ओवरकम नहीं कर पाती मतलब सारी फिशेज क्या कर जाएंगी, डाई कर जाएंगी। अब ये ऑब्जर्वेशन है कि मोस्ट ऑफ द फिशेज कैन रेजिस्ट द वेलोसिटी ऑफ 3 to 3.5 मीटर पर सेकंड एंड हेड डिफरेंस ऑफ 5 to 6 मीटर अपस्ट्रीम। ये चीज रेजिस्ट कर पाती है मोस्टली सारी फिशेज। नाउ इन ऑर्डर टू अनेबल द मूवमेंट ऑफ द फिश, अ स्ट्रक्चर इज मेड व्हिच इज टर्म्ड एज फिश लैडर। अब ये करता क्या फिश लैडर, ये एनर्जी को डेसिपेट कर देता है। एनर्जी को डेसिपेट कैसे कर देता है, बाय द प्रोविजन ऑफ बेफल वॉल्स। तो ये सिड्डी हमने बना रखी है डेलिबरेटली फिशेस के लिए, ताकि वो डाउनस्ट्रीम साइड से अपस्ट्रीम साइड में मूव कर पाए, ताकि हमारी जो वाटर बॉडी है उसके इकोसिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़े। जो हमारी वाटर बॉडी है उसके इकोसिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। समझने के लिए देख लो,
ये मैंने आपको प्लान बना के दिखाया है। तो ये बैफल वॉल्स बनी हुई हैं, दीज आर दी बैफल वॉल्स। पानी फ्लो कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पानी में एनर्जी डेसिपेट आउट हो गई, और ये फिश क्या कर रही है, स्विम करके ऊपर चली जाएगी। अब ये बना रखी है देखो फिश लैडर, और ये आपको मछली जंप मारते हुए भी दिख रही है, ऊपर जा रही है ये मछली। तो पानी नीचे आ रहा है, मछली ऊपर जा रही है। तो बनी हुई है फिशेज, देखो ये 2-3 फिशेज दिख गई हैं आपको। तो 3 से 5 मीटर का हेड ओवरकम कर लेंगी, और 3 to 3.5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को ओवरकम कर लेती है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये जो लैडर होती है ये सूटेबल होती है फॉर स्मॉल वेयर, जिनकी हाइट 100 मीटर तक है। पर अगर 100 मीटर से ज़्यादा निकल के आ जाती है हाइट, दे बिकम्स अनइकोनॉमिकल। जब ये अनइकोनॉमिकल हो जाता है फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इन मछलियों को मैकेनिकली ट्रांसपोर्ट करते हैं। देन वी ट्रांसपोर्ट दीज मैकेनिकली। देन दे आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड मैकेनिकली। नोट करो फिश लैडर को, फिर आगे बढ़े। डन। चले, एक और रियल पिक्चर है फिश लैडर की। वन मोर पिक्चर ऑफ फिश लैडर इज बीइंग शोन टू यू। फिश लैडर है, बीच में डिवाइड वॉल लगी हुई है, डिवाइड वॉल। ये बैफल वॉल्स है हमारी, दीज आर अवर बैफल वॉल्स। तो पानी फ्लो कर रहा है इसके अंदर, पानी आ रहा है नीचे। अब डायरेक्शन नहीं दिख रही, बट मैं आइडिया से बता देता हूँ आपको। देख लो भैया पानी कैसे फ्लो कर रहा है, हाउ दी वाटर इज फ्लोइंग। तो ये बैफल वॉल्स दिखा रखी हैं, दीज आर दी बैफल वॉल्स व्हिच आर बीइंग शोन टू यू। नोट कर लिया सबने। जल्दी चलो, लो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द कंपोनेंट इज टर्म्ड एज कैनाल हेड रेगुलेटर। अब हम आगे कैनाल हेड रेगुलेटर के ऊपर। अब इसका पर्पस क्या होता है कैनाल हेड रेगुलेटर का। कैनाल हेड रेगुलेटर इज प्रोवाइडेड एट द हेड ऑफ द ऑफ टेकिंग कैनाल टू सर्व द फॉलोइंग पर्पस। पीछे बना के दिखाया था डायग्राम में, है कहीं पे डायग्राम, हाँ ये रहा। ये हमारी डिवाइड वॉल है, फिश लैडर है,
ये कैनाल जा रहा है, ऑफ टेकिंग कैनाल, ये हमारा है कैनाल हेड रेगुलेटर, जो मैंने ब्लू कलर से आपको शेड करके बनाया है, जो मैंने आपको ब्लू कलर से शेड करके बनाया है, इसको हम बोलते हैं कैनाल हेड रेगुलेटर। तो टेक्निकली टर्म्ड एज कैनाल हेड रेगुलेटर। अब इसकी बात करते हैं, वील टॉक अबाउट दिस। अब क्या है कैनाल हेड रेगुलेटर? सो कैनाल हेड रेगुलेटर इज प्रोवाइडेड एट द हेड ऑफ द ऑफ टेकिंग कैनाल। इट सर्व्स द फॉलोइंग पर्पसेस। क्या क्या पर्पस सर्व करता है? फर्स्ट, इट रेगुलेट द सप्लाई ऑफ द वाटर एंटरिंग इनटू द कैनाल। ये कंट्रोल करता है पानी के फ्लो को जो कैनाल में एंटर कर रहा है। तो अगर आपको ज़्यादा पानी चाहिए, गेट ज़्यादा ओपन कर देंगे, कम पानी चाहिए, गेट बंद कर देंगे। तो उसका काम होता है पानी की सप्लाई को रेगुलेट करना जो कैनाल में एंटर कर रही है। इट कंट्रोल्स द एंट्री ऑफ द सिल्ट इनटू द कैनाल। पानी के साथ जो सिल्ट एंटर कर रही है उसको भी रेगुलेट करता है ये। इट प्रिवेंट्स द रिवर फ्लड फ्रॉम द एंटरिंग इनटू द कैनाल। जो रिवर के अंदर फ्लड आया वो भी कैनाल के अंदर एंटर नहीं करेगा, उसको भी रोकता है। द रेगुलेटर इज जनरली अलाइंड एट राइट एंगल्स। जनरली 90 डिग्री पे लगा होता है विद द एंगल ऑफ द वियर, पर आप किसी और एंगल पे भी लगा सकते हैं। क्यों एंगल पे प्रोवाइड किया जाता है? ताकि स्मूथ एंट्री हो जाए पानी की। तो आप देखो डायग्राम के अंदर एंगल की वेरिएशन लिखी हुई है। तो एंगल कितने पे लगा हुआ है? वेयर के साथ 90 से लेके 110 डिग्री पे, 90 से लेके 110 डिग्री पे। क्लियर है? क्लियर है पूरी कहानी? चले, चलो। ये रियल पिक्चर है हमारे पूरे डाइवर्जन नेटवर्क की। देखो रियल पिक्चर ऑफ डाइवर्जन नेटवर्क। ये हमारा क्या है? अंडर स्लुइस। ये डिवाइड वॉल बनी हुई है, ये वियर प्रॉपर है, और ये हेड रेगुलेटर है। दिस इज हेड रेगुलेटर। तो डिवाइड वॉल, इसके बाद वियर प्रॉपर, फिर यहाँ पे फिश लेटर भी आएगी। ये हमारा कैनाल हेड रेगुलेटर। ये वियर की एक्सिस के साथ कितने एंगल पे लगा हुआ है? वेयर के एक्सेस का 90 डिग्री एंगल पे लगा हुआ है। कहाँ पर पानी को भेज रहा है? कैनाल के अंदर। सो डाइवर्टिंग द वाटर इनटू द कैनाल। तो इसको हम हेड रेगुलेटर बोलते हैं। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज हेड रेगुलेटर। ये बात भी समझ में आती है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज सिल्ट कंट्रोल डिवाइस। फिर से नाम में लिखा हुआ है सिल्ट कंट्रोल डिवाइस। The entry of the silt into the canal, which take off from the headwork, can be reduced by constructing silt control work. तो सिल्ट कंट्रोल डिवाइस वो डिवाइस होती है जो सिल्ट की प्रेजेंस को कैनाल में घटाती है। ये दो तरह के होते हैं, एक है सिल्ट एक्सक्लूडर, एक है सिल्ट इजेक्टर। नाम में डिफरेंस ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछता ही है। तो एक है सिल्ट एक्सक्लूडर और एक है सिल्ट इजेक्टर। सिल्ट एक्सक्लूडर क्या करता है? These are the works which are constructed on the head of the river on the upstream side of the regulator. ये रेगुलेटर से पहले लगा हुआ होगा। अगर ये रेगुलेटर से पहले लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या करता है? सिल्ट को पहले ही रोक देता है और कैनाल में किसको भेजता है? क्लियर वाटर को भेजता है। So clear water enters the head regulator and silted water enters the silt excluder. जो सिल्ट है वो कहाँ एंटर कर जाती है? सिल्ट एक्सक्लूडर में। इसका मतलब ये क्या करते हैं? ये सिल्ट को रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द वाटर बिफोर इट एंटर्स इनटू द कैनाल। कैनाल में एंटर होने से पहले ही सिल्ट को हटा दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ द सिल्ट एक्सक्लूडर। नेक्स्ट क्या है हमारा? सिल्ट इजेक्टर। अब सिल्ट इजेक्टर क्या करता है? दीज आर द डिवाइसेस व्हिच एक्सट्रैक्ट द सिल्ट फ्रॉम द कैनाल वाटर आफ्टर द सिल्टेड वाटर हैज ट्रेवल्ड सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। जब सिल्टेड वाटर कैनाल में आ गया, सिल्ट कैनाल में जमा हो गई, उस सिल्ट को ये बाहर निकालता है कैनाल से। इसका मतलब इसको कहाँ बनाते हैं? इसको हम कैनाल हेडवर्क के डाउनस्ट्रीम साइड पे बनाते हैं। तो जो मेरा कैनाल हेड रेगुलेटर है उसके डाउनस्ट्रीम साइड पे लगेगी सिल्ट इजेक्टर, उसके अपस्ट्रीम साइड पे लगेगी सिल्ट एक्सक्लूडर।
तो सिल्ट एक्सक्लूडर सिल्ट को कैनाल में आने नहीं देता, सिल्ट इजेक्टर जो सिल्ट आ जाती है उसको हटाता है। तो फर्क है दोनों के अंदर। इन सारी चीजों को जोड़ दो, ये क्या कहलाते हैं? इन सारी चीजों को जोड़ दो, ये क्या कहलाते हैं? दीज आर टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट? दीज आर टेक्निकली टर्म्ड एज डाइवर्जन हेडवर्क। ये थे हमारे डाइवर्जन हेडवर्क। सब बता दिए, रिवर ट्रेनिंग बता दी, डिवाइड वॉल बता दिया, फिश लेटर बता दिया, वेयर प्रॉपर बता दिया, अंडर स्लूइस बता दिया, और कैनाल हेड रेगुलेटर, साथ में सिल्ट एक्सट्रैक्टर भी आपको बता दिए। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। दिस कंप्लीट्स अवर टॉपिक। अब जाते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा, द नेक्स्ट ऑफ द टॉपिक टू बी डिस्कस इज कैनाल हेड रेगुलेटर। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? कैनाल हेड रेगुलेटर की। अभी कैनाल हेड रेगुलेटर क्या होते हैं? कैनाल हेड रेगुलेटर इज प्रोवाइडेड एट द हेड ऑफ द ऑफ टेकिंग कैनाल एंड सर्व्स द फॉलोइंग पर्पस। ये तो आगे था, नहीं तो बता दिया ना, तो मैंने आपको। ये रहा कैनाल रेगुलेशन वर्क। सो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट? कैनाल रेगुलेशन वर्क। कैनाल हेड रेगुलेटर तो पीछे सिंपल फॉर्म में बता दिए थे। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज कैनाल रेगुलेशन वर्क। अब क्या है कैनाल रेगुलेशन वर्क? क्या होता है ये कैनाल रेगुलेशन वर्क? उसको समझने की कोशिश करते हैं। The water which enters into the main canal from the river has to be divided into different branches and distributaries in accordance with the demand of the water. जो वाटर एंटर किया कैनाल के अंदर रिवर से, उसको हमें डिवाइड करना है अलग अलग ब्रांच और डिस्ट्रीब्यूटरी में। किसके हिसाब से? डिमांड के हिसाब से। किसकी डिमांड के हिसाब से? पानी की डिमांड के हिसाब से। दिस प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज रेगुलेशन। ये जो प्रोसेस है डिस्ट्रीब्यूशन की, इसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलेशन बोलते हैं। And the work which are constructed in order to control or regulate the discharge depth and velocity in the canal is known as canal regulation work. ये जो प्रोसेस है डिस्ट्रीब्यूशन का, इसको हम बोलते हैं रेगुलेशन। और जो कंस्ट्रक्शन हम करते हैं डिस्चार्ज को, डेप्थ को और वेलोसिटी को रेगुलेट करने के लिए, इसको हम बोल देते हैं कैनाल रेगुलेशन वर्क। अब कौन कौन से कैनाल रेगुलेशन वर्क हमारे पास? कैनाल फॉल है, कैनाल हेड एंड क्रॉस रेगुलेशंस है, कैनाल हेड रेगुलेटर तो पीछे बताया था मैंने आपको, कैनाल एस्केप है, मीटरिंग फ्लूम है, कैनाल आउटलेट है और मॉड्यूल्स है। ये सारे के सारे क्या है हमारे? कैनाल रेगुलेशन वर्क्स है। ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनाल रेगुलेशन वर्क। पहले वाले को उठाया, कैनाल फॉल को। पहला कैनाल रेगुलेशन वर्क इज नोन एज व्हाट? कैनाल फॉल। अब ये क्या भैया चीज? कैनाल फॉल। अब ये कौन सी चीज आ गई? कैनाल फॉल। इसको देखते हैं दैट व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज कैनाल फॉल। ठीक है, कैनाल फॉल की बात कर लेते हैं। Whenever available ground slope is steeper than that of the design bed slope, जब भी अवेलेबल स्लोप हमारे पास ज्यादा स्टीप हो देन द बेड स्लोप ऑफ द कैनाल, कौन सी? डिजाइन बेड स्लोप ऑफ द कैनाल, द डिफरेंस इज एडजस्टेड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ वर्टिकल कैनाल फॉल। इस बात को समझने के लिए मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, जरा देखो। ये हमारी नेचुरल अवेलेबल स्लोप है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ रेड कलर से। ये मेरी नेचुरल अवेलेबल स्लोप है, और कैनाल मुझे बनाना है, ये जो मैंने आपको ब्लू कलर की लाइन बनाई है। भैया कैसे बना दोगे कैनाल को? यहाँ पे इतना ज्यादा डिफरेंस है। सो व्हेन द नेचुरल अवेलेबल स्लोप इज स्टीपर देन द डिजाइन स्लोप ऑफ द बेड ऑफ द कैनाल, इन दैट केस व्हाट वी डू, हम जो लेवल है कैनाल का उसको ड्रॉप करा देते हैं वर्टिकली। इसको ड्रॉप कराने के लिए जो कंस्ट्रक्शन की जाती है, देखो ये वर्टिकल ड्रॉप बना रखा है, तो कैनाल इतने से रीजन में बनाया, फिर पानी को फॉल करा दिया। कैसे? ये कंस्ट्रक्शन करी हमने, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैनाल फॉल। फिर स्लोप उतनी की उतनी रखी, देखो जितनी स्लोप ये थी इसके पैरेलल ही है ये। अब ये कैनाल नहीं है, यहाँ पे ये कैनाल है, उतनी स्लोप रखी। फिर से आगे जाके क्या किया हमने? कैनाल फॉल प्रोवाइड किया, यानी पानी के लेवल को ड्रास्टिकली फॉल करा दिया। फिर से स्लोप उतनी की उतनी रखी जितनी ये थी। इसका मतलब क्या हुआ? डिजाइन स्लोप पे चल रहा है कैनाल, पर आपकी जो नेचुरल अवेलेबल स्लोप है वो तो अभी भी स्टीप है। तो हमने इसको काउंटरैक्ट कैसे किया? हमने काउंटरैक्ट किया कैनाल फॉल बना के। दीज आर टर्म्ड एज कैनाल फॉल्स। तो ये जो दो सर्कल करके बनाया मैंने आपके लिए, इनको हम कैनाल फॉल्स बोलते हैं। दीज आर टेक्निकली टर्म्ड एज कैनाल फॉल्स। क्लियर है?
चले आगे। चलो, ये हमारे कैनाल फॉल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, the location of the fall depends upon the topography and is selected in such a way that the cost of excavation and the cost of filling is minimum by balancing the earthwork in excavation and filling। हम अर्थवर्क को बैलेंस कर देते हैं एक्सकेवेशन और फिलिंग के अंदर। ये भी आपको इस डायग्राम से दिखेगा। देखो, इसको इरेज किया मैंने। पहली चीज, रेड कलर से मैं आपको फिलिंग दिखा रहा हूँ, ये फिल करना पड़ेगा मुझे। भैया मिट्टी कहाँ से लाओगे? मिट्टी लाएंगे, ये एक्सकेवेशन करी हमने। तो हम इस तरीके से लोकेशन डिसाइड करते हैं हमारे फॉल की, जो कॉस्ट ऑफ फिलिंग है और जो कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन है आपस में क्या कर जाए, मिनिमाइज कर जाए। कैसे? जो हमारी अर्थवर्क है फिलिंग के अंदर और जो अर्थवर्क है एक्सकेवेशन के अंदर, ये आपस में बैलेंस कर जाए। तो जो कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन होगी और जो कॉस्ट ऑफ फिलिंग होगी वो मिनिमाइज हो जाएगी। इट विल कम आउट टू बी लीस्ट। क्लियर है बात? चलिए आगे। चलिए कंटिन्यू। चलो, कैनाल फॉल हो गया। ये रियल पिक्चर है कैनाल फॉल की। दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ द कैनाल फॉल। ये रियल पिक्चर है हमारे कैनाल फॉल की, दिख रही है? सो रियल पिक्चर ऑफ द कैनाल फॉल। आगे बढ़ते हैं। नाउ देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कैनाल फॉल्स। अब खूब तरह के कैनाल फॉल होते हैं जिसके बारे में हमें जानकारी निकालनी है, और ये हमारा आज पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा। द फर्स्ट टाइप ऑफ कैनाल फॉल इज नोन एज ओगी फॉल। जो पहला ऑप्शन है हमारे पास कैनाल फॉल का, उसको बोलते हैं ओगी फॉल। इन दिस द वाटर इज ग्रेजुअली लेड डाउन बाय प्रोवाइडिंग अ कॉन्वेक्स और कॉनकेव कर्व। इसमें हम पानी को ग्रेजुअली नीचे लेके आते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव कर्व देख के। इस बात को समझने के लिए डायग्राम देख लो, कॉन्वेक्स कर्व, कॉनकेव कर्व। तो इस फॉल के अंदर हम पानी को नीचे लेके आते हैं। आ रहा है पानी नीचे, ये देखो। तो पानी को नीचे लेके आते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव कर्व प्रोवाइड करके। पहला पॉइंट तो यही है। अब ये जो ओगी फॉल है, इसकी परफॉर्मेंस में कुछ डिफेक्ट्स हैं। कैसे? देयर इज अ हैवी ड्रॉडाउन ऑन द अपस्ट्रीम साइड ड्यू टू विच low depth and higher velocities are observed which cause the erosion। अपस्ट्रीम साइड पे देखो बहुत ज़्यादा ड्रॉडाउन मिलता है। अब क्योंकि अपस्ट्रीम साइड पे ड्रॉडाउन बहुत ज़्यादा मिलता है, इसकी वजह से वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपको इरोजन बहुत मिलता है बेड का। तो इरोजन बहुत ज़्यादा निकल के आता है बेड का, तो ये ड्रॉबैक है इसकी। ड्रॉबैक। नेक्स्ट, ड्यू टू दी स्मूथ ट्रांजिशन, कॉन्वेक्स है फिर कॉनकेव है। तो पहले कॉन्वेक्स शेप है फिर कॉनकेव शेप है। तो ड्यू टू द स्मूथ ट्रांजिशन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लो इज नॉट डेसिपेटेड, या बहुत ही कम एनर्जी डेसिपेट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डाउनस्ट्रीम साइड पे भी इरोजन हो जाता है। तो अगर एनर्जी डेसिपेट नहीं हुई तो एनर्जी मिली आपको डाउनस्ट्रीम साइड पे, तो ये बेड भी क्या कर जाती है, रोड हो जाती है। तो अपस्ट्रीम साइड पे भी इरोजन मिलती है, डाउनस्ट्रीम साइड पे भी इरोजन मिलती है। तो ड्रॉबैक है इसका ओगी फॉल का। क्लियर है पूरी कहानी?
क्लियर है यहाँ तक की कहानी? चले, चलो, ये तो हमारी ओगी फॉल हो गई। देखो ओगी फॉल की कंस्ट्रक्शन भी दिखा रखी है आपको, रियल पिक्चर ऑफ दी ओगी फॉल। आगे भी है शायद, नहीं है। आगे सवाल है, क्या है? टू डेसिपेट एनर्जी अ फॉल इज प्रोवाइडेड इन द कैनाल, a fall which has gradually convex and concave curves for smooth transition of the water and to reduce the disturbance and impact is होगी फॉल। ऑब्वियसली होगी फॉल ही किया हमने, ऑब्वियसली हमने क्या कर रखा है, होगी फॉल ही कर रखा है। क्लियर है? चले आगे। चले आगे। चलो, नेक्स्ट इज ट्रिपेजोइडल और नॉच फॉल। ट्रिपेजोइडल फॉल या नॉच फॉल बोल दो, दूसरे तरह का कैनाल फॉल है हमारा, सेकंड टाइप ऑफ कैनाल फॉल। अब इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ट्रिपेजोइडल नॉचेस। इसमें नंबर ऑफ ट्रिपेजोइडल नॉचेस होती हैं, ये बना के दिखाई है मैंने आपको। So it consists of number of trapezoidal notches which are constructed in a high crested wall. वॉल के अंदर हमने ये वॉच बना रखे, ये नॉच बना रखे जिसकी शेप कैसी है, ट्रिपेजोइडल है। अक्रॉस दी चैनल विद अ स्मूथ एंट्रेंस, इसके जो एंट्रेंस होती है बहुत ही स्मूथ होती है, पर इसका जो लिप होता है वो आउटसाइड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहा होता है, विच इज प्रोजेक्टिंग ऑन दी डाउनस्ट्रीम साइड। अभी लिप क्या होता है, लिप के लिए मैं आपको इसका प्लान बना के दिखा रहा हूँ। इसका जो लिप है वो प्रोजेक्ट कर रहा है डाउनस्ट्रीम साइड पे। ये आ गया, इसका जो लिप है, ये इसकी लिप है, ये नॉच है इसकी लिप, ये नॉच है इसकी लिप, ये नॉच है इसकी लिप। ये प्रोजेक्ट करती है कहाँ पर, डाउनस्ट्रीम साइड पे। दीज जेट कुड बी डिजाइन टू मेंटेन द नॉर्मल वाटर डेप्थ। इनको हम डिजाइन करते हैं इस तरीके से कि ये नॉर्मल वाटर डेप्थ मेंटेन करके रखें, कहाँ पर, अपस्ट्रीम चैनल पे, जिसकी मदद से जो टेंडेंसी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। पिछले केस में अपस्ट्रीम साइड पे टेंडेंसी थी इरोजन की, यहाँ पे टेंडेंसी ऑफ इरोजन क्या है, कम है। हेयर टेंडेंसी ऑफ इरोजन इज रिड्यूस्ड। अब देखने में कैसे लगती है देख लो, ये हमारी ट्रिपेजोइडल नॉच, ये इसका कैसा है, फ्रंटल व्यू है, ये इसकी क्रॉस सेक्शन है, ये है हमारी ट्रिपेजोइडल नॉच। अच्छा, इसकी लिप कैसी है, ये इसकी लिप है, दिखाइए आपको, दिस इज द लिप व्हिच इज बीइंग शोन टू यू। तो ट्रिपेजोइडल नॉच की लिप्स दिखा रखी है। तो इससे ट्रांजिशन क्या होता है, बहुत ही स्मूथ होता है। जरा देखो कैसे पानी फ्लो कर रहा है ट्रिपेजोइडल नॉच, हाई क्रेस्टेड वॉल में बनाई हुई है। तो ये रही हमारी ट्रिपेजोइडल नॉच। तो कैनाल फॉल है, जैसे दी कैनाल फॉल विच इज बीइंग शोन टू यू। तो पानी का लेवल क्या कर दिया, सडनली ड्रॉप करा दिया हमने यहाँ पे। क्यों, क्योंकि नेचुरली अवेलेबल ग्राउंड लेवल ज्यादा स्टीपर थी। क्लियर है? क्लियर यहाँ तक की कहानी?
जल्दी नोट कीजिए। नोट कर लिया सबने? कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टाइप ऑफ कैनाल फॉल इज टर्म्ड एज वेल टाइप फॉल। इसको सिलेंडर टाइप फॉल भी बोलते हैं, साइफन वेल ड्रॉप भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे नाम मिलेगा वेल टाइप फॉल, इसमें हम फॉल के अपस्ट्रीम साइड पे और डाउनस्ट्रीम साइड पे एक वेल बनाते हैं और दोनों वेल को जोड़ देते हैं किससे, एक पाइप से। So this type of fall consists of inlet well with a pipe at its bottom carrying the water from the inlet well to the downstream outlet well. तो इनलेट पे भी वेल है, आउटलेट पे भी वेल है और दोनों वेल को जोड़ती है एक पाइप। इस बात को समझने के लिए डायग्राम देखो पहले। देखो इनलेट पे भी वेल है, आउटलेट पे भी वेल है और दोनों वेल को जोड़ती है पाइप जहां से पानी फ्लो करके जाता है, थ्रू विच द वाटर फ्लोज। क्लियर है? जो डाउनस्ट्रीम वेल है, इट इज नेसेसरी इन द कैनाल इफ द फॉल इज ग्रेटर देन 1.8 मीटर एंड द डिस्चार्ज इज ग्रेटर देन 0.29 मीटर क्यूब पर सेकंड। ये कंडीशन बता दी आपको। दिस टाइप ऑफ फॉल इज वेरी यूजफुल फॉर अफेक्टिंग लार्ज ड्रॉप फॉर स्मॉल डिस्चार्ज। अगर आपको ड्रॉप बहुत ज़्यादा चाहिए, डिस्चार्ज कम है, तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं। दीज आर कॉमनली यूज एज टेल एस्केप और वेयर हाई लेवल्ड स्मॉल ड्रेन्स आर अवेलेबल। इसको जनरली हम टेल स्केप की तरह यूज़ करते हैं, या जहाँ पे हमारे पास हाई लेवल्ड स्मॉल ड्रेन की अवेलेबिलिटी होती है वहाँ पर इसको यूज़ कर लेते हैं। देयर इट इज बीइंग यूज्ड। क्लियर है? चलो, तो ये बात भी समझ में आती है। तो एक तरह का फॉल ये भी है हमारा। नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉल विच इज अवेलेबल इज टर्म्ड एज सिंपल वर्टिकल ड्रॉप टाइप और शारदा टाइप फॉल। सिंपल वर्टिकल ड्रॉप टाइप और शारदा टाइप फॉल, इसमें क्या करते हैं, a raised crest fall with a vertical impact is provided in this case। इसमें raised crest fall होती है जिसमें vertical impact होता है। देखो डायग्राम, तो raised crest है जिसमें vertical impact हो रहा है, so vertical impact is taking place। तो पहला पॉइंट, इट इज इकोनॉमिकल एंड सिंपल इन डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। ये इकोनॉमिकल होता है, सिंपल इन डिजाइन होता है और कंस्ट्रक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इन दिस टाइप ऑफ हाई क्रेस्टेड फॉल द नेप फॉल इनटू द वाटर कुशन बिलो इट। नीचे वाटर के कुशन भी देते हैं, तो देखो उसमें नीचे वाटर कुशन दे रखा है। तो इसमें जो फॉल करती है हमारा कैनाल का वाटर, उसके नीचे वाटर कुशन भी मिल जाता है, तो इरोजन बच जाती है, इरोजन इज अवॉइडेड। तो इरोजन बचाने का तरीका होता है ये। देयर इज नो क्लियर हाइड्रोलिक जंप एंड एनर्जी डेसिपेशन इन दिस केस। यहाँ पर कोई क्लियर हाइड्रोलिक जंप नहीं बनती और एनर्जी डेसिपेशन नहीं होती इस केस के अंदर। तो एनर्जी डेसिपेशन नहीं हुई, इरोजन का चांस था, इरोजन के चांस को बचाने के लिए क्या किया, इरोजन के चांस को बचाने के लिए क्या किया, वाटर कुशन दे दिया। वाटर कुशन इज बीइंग प्रोवाइडेड। क्लियर है? शैल वी कंटिन्यू? चलो, ये हो गया हमारा वर्टिकल टाइप फॉल या शारदा टाइप फॉल। अच्छा, शारदा टाइप फॉल जो बताया आपको, इसका एक एडवांटेज भी है जिसके ऊपर आगे सवाल बना हुआ है। ये रहा सवाल। क्या सवाल बना हुआ है? शारदा टाइप फॉल वाज डिजाइन टू मिनिमाइज द डेप्थ ऑफ कटिंग। कटिंग की डेप्थ को मिनिमाइज करने के लिए हमने शारदा टाइप फॉल बना रखा है। क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी डेसिपेट नहीं होती, नीचे इरोजन होता है, तो हमें कटिंग ज़्यादा देनी पड़ती है। उस कटिंग को बचाने के लिए क्या कर दिया हमने, वाटर कुशन दे दिया। वाटर कुशन इज बीइंग प्रोवाइडेड। तो इन इन फॉल्स की डिजाइनिंग इस तरीके से होती है कि जो कटिंग की डेप्थ है वो क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। डेप्थ ऑफ द कटिंग इज मिनिमाइज्ड। नेक्स्ट इज स्ट्रेट ग्लेशियस फॉल।
अब ये स्ट्रेट ग्लेशियस फॉल क्या होता है? इन दिस फॉल अ स्ट्रेट ग्लेशियस ऑफ 2:1 इज प्रोवाइडेड आफ्टर अ रेज्ड क्रेस्ट। तो देखो रेज्ड क्रेस्ट है, इसके बाद हमने क्या दे दिया? स्ट्रेट ग्लेशियस दे दिया जिसकी स्लोप कितनी है? जिसकी स्लोप है 2:1। यहाँ पे हाइड्रोलिक जंप बनाई जाती है। सो हाइड्रोलिक जंप इज मेड टू कॉज सफिशिएंट एनर्जी डेसिपेशन इन दिस केस। तो यहाँ पर क्लियर हाइड्रोलिक जंप बनाई जाती है जिससे एनर्जी डेसिपेशन निकल के आती है। एनर्जी डेसिपेशन निकल के आती है तो डाउनस्ट्रीम साइड में क्या नहीं होता? इरोजन नहीं होता। दिस टाइप ऑफ फॉल गिव्स वेरी गुड परफॉर्मेंस, हाउएवर दे मे बी फ्लूम्ड, मतलब इनकी साइज को रिड्यूस कर सकते हो कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। हम इनकी साइज को रिड्यूस कर देते हैं ताकि कॉस्ट भी क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए, सो दैट द कॉस्ट इज रिड्यूस्ड। तो ये हमारे स्ट्रेट ग्लेशियस फॉल है। देखो क्रेस्ट को रेस किया, फिर स्ट्रेट ग्लेशियस दे दिया हमने, जिसमें स्लोप है हमारी 2:1, इन विच द स्लोप ऑफ 2:1 इज वेरी शॉर्ट। तो ये भी एक तरह का कैनाल फॉल है। तो ये स्ट्रेट ग्लेशियस फॉल, रियल पिक्चर बनी हुई है इसकी, रियल पिक्चर इज बीइंग शोन। और यहाँ पर तो फ्लूमिंग भी कर रखी है। चल देखो, फ्लूमिंग का मतलब क्या होता है? साइज को रिड्यूस करना। कैनाल की विड्थ ज्यादा है पर हमने इसकी साइज को रिड्यूस करा रखा है, तो कॉस्ट बचाने के लिए क्या कर देते हैं? हम फ्यूमिंग भी कर लेते हैं। नेक्स्ट इज मोंटेक टाइप फॉल। अब मोंटेक टाइप फॉल क्या होता है? The energy dissipation on a straight glacier remains incomplete due to vertical component. वहां पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा होता। इसका मतलब एनर्जी डेसिपेशन बढ़ाने का और स्कोप है अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट को चेंज करा दूं। So as to increase the energy dissipation, the straight glaciers is reflected by a parabolic glaciers. हमने स्ट्रेट ग्लेशियर्स को डिफ्लेक्ट करा दिया पैराबोलिक ग्लेशियर्स के साथ, ताकि क्या हो? जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो भी चेंज हो जाए, ताकि एनर्जी डेसिपेशन और ज़्यादा निकल के आए। तो इफ़ आई वांट टू इंक्रीज द एनर्जी डेसिपेशन, अगर मुझे एनर्जी डेसिपेशन को और ज़्यादा इंक्रीज करना है तो हम स्ट्रेट ग्लेशियर्स को रिप्लेस कर सकते हैं इससे। तो इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग स्ट्रेट ग्लेशियर्स फॉल, यू कैन प्रोवाइड मॉन्टेक फॉल। आप मॉन्टेक टाइप फॉल प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये भी एक टाइप ऑफ कैनाल फॉल है। दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ कैनाल फॉल। नेक्स्ट इज इंग्लिश फॉल और बैफल फॉल। अब ये क्या होता है? इंग्लिश फॉल और बैफल फॉल। अ स्ट्रेट ग्लेशियर टाइप फॉल व्हेन एडेड विद अ बैफल प्लेटफॉर्म। बैफल फॉल है तो स्ट्रेट इंग्लिश टाइप ही है, पर लास्ट में आपने क्या दे दी? बैफल वॉल दे दी। जिससे क्या हुआ? हेड लॉस और ज्यादा बढ़ गया, जिससे क्या हुआ? टेंडेंसी ऑफ स्कोरिंग क्या हो गई? और कम हो गई। तो वेयर एंड टेयर की टेंडेंसी और कम हो जाएगी। So your tendency of wear and tear is further reduced. So this type of fall is termed as what? इसको हम क्या बोल देते हैं? इंग्लिश फॉल बोल देते हैं या बैफल फॉल बोल देते हैं। So this type of fall is technically termed as English fall or baffle fall. नोट करो फटाफट। कर लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये रही बैफल फॉल। तो ये हमारा इंग्लिश फॉल या बैफल फॉल आ गया। अब कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं कैनाल फॉल के बारे में। क्या है सिग्निफिकेंट पॉइंट्स कैनाल फॉल के बारे में? If the canal fall can be used to measure the discharge of the canal, it is termed as meter fall. तो अगर आप कैनाल फॉल की मदद से कैनाल की डिस्चार्ज को भी मेजर कर पाओ, इसको हम मीटर फॉल बोल देंगे। पर आप कैनाल फॉल की मदद से कैनाल की डिस्चार्ज को मेजर नहीं कर सकते, हम इसको नॉन फीटर फॉल बोल देते हैं। So if you are capable of measuring the discharge of the canal, it will be termed as meter fall. But you cannot measure the discharge, it will be termed as non-meter fall. क्लियर है यहाँ तक की कहानी? चलो ठीक है। नेक्स्ट, वर्टिकल ड्रॉप फॉल्स आर सूटेबल फॉर डिस्चार्ज अप टू 15 मीटर क्यूब पर सेकंड। जो वर्टिकल ड्रॉप फॉल था वो सूट करता है जब डिस्चार्ज कितनी हो? 15 मीटर क्यूब पर सेकंड, या ड्रॉप कितना हो? 1.5 मीटर का हो, व्हेन द ड्रॉप इज ऑफ 1.5 मीटर। जो स्ट्रेट ग्लेशियस टाइप ऑफ फॉल होती है, इट इज यूज फॉर हाई एनर्जी लॉस ऑफ डिस्चार्ज अप टू 60 मीटर क्यूब पर सेकंड। अगर हाई एनर्जी लॉस चाहिए आपको या डिस्चार्ज आपकी कहाँ तक हो? 60 मीटर क्यूब पर सेकंड तक, वहां पर आप स्ट्रेट ग्लेशियस टाइप फॉल यूज कर सकते हो। बैफल वॉल में भी यूज फॉर ऑल डिस्चार्जेस अप टू द ड्रॉप ऑफ 1.5 मीटर। तो कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स बताएं आपको। बैफल वॉल यूज कर सकते हैं हम हर डिस्चार्ज के लिए जब ड्रॉप कितनी है हमारे? 1.5 मीटर तक की। नेक्स्ट, वेल टाइप फॉल आर सूटेबल फॉर लो डिस्चार्जेस विद हाई ड्रॉप। इसका मतलब पीछे जितने भी फॉल थे उन सब के बारे में सिग्निफिकेंट पॉइंट यहाँ पर मैंने मेंशन करके दे दिए एक साथ।
So whatever faults I have discussed, regarding those faults, all the significant points are there. तो मेरे ख्याल से अब इरिगेशन में आपके, ये तो क्रॉस हेड आ गया, वो आगे देख लेंगे, एक प्रॉब्लम बची हुई है। तो इरिगेशन में आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। जितना मेरा आइडिया है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 क्लासें और लगेंगी, 2 और मोर 3 क्लासेज विल बी रिक्वायर्ड, आपकी पूरी इरिगेशन कंप्लीट हो जाएगी और कंप्लीट इरिगेशन विल बी डन। जिसके बाद फिर हम कोई और दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। आफ्टर दैट विल गो फॉर सम अदर टॉपिक। अभी के लिए एक लास्ट प्रॉब्लम बची हुई है, वो देख लो। अ फॉल इज कंस्ट्रक्टेड टू, फॉल को कंस्ट्रक्ट करते हैं क्यों? क्रिएट सरप्लस एनर्जी, एनर्जी थोड़ी बनती है इससे भाई, एनर्जी ऐसे बनने लग गई फिर तो बात ही क्या। मेंटेन सरप्लस एनर्जी, एनर्जी डेसिपेट कराने के लिए करते हैं। डिस्ट्रॉय दी सरप्लस एनर्जी, एनर्जी को डेसिपेट कराने के लिए हम क्या करते हैं? फॉल बनाते हैं। फॉल इज कंस्ट्रक्टेड फॉर डेसिपेशन ऑफ द एनर्जी। ठीक है, so this completes your first of the component। पहला component complete हो गया, कैनाल फॉल। बाकी component फिर बाद में करते हैं, रेस्ट ऑफ द component will do later on। तो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, कंटिन्यू प्रिपरेशन। ऑलमोस्ट काफ़ी टॉपिक्स की मैंने मैराथन कराई दी आपको, आगे भी चलती रहेगी। और मैं कोशिश करूँगा कि एसएससी जेई से पहले आपके नवंबर में, अभी चल रहा है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक महीने में कम से कम एक सब्जेक्ट या 1.5 सब्जेक्ट तो आपका हो ही जाए। तो 3-4 सब्जेक्ट और करा दूंगा मैं आपको, 3 और 4 सब्जेक्ट्स आई विल कंप्लीट मोर। तो सफिशिएंट नंबर ऑफ टॉपिक्स के आपके पास अवेलेबल हो जाएगी मैराथन सेशन। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।